हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गोलू सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 10वीं के अध्याय 3 जिसका नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। आइए आपको मैं बताता हूं कि एक चर का द्विघात समीकरण क्या होता है। यदि कोई समीकरण दिया है उसमें हम देखेंगे, जैसे मैं आपको एक समीकरण दे देता हूँ x का वर्ग धन 4x धन 8, ये हमको एक समीकरण मिला है। इस समीकरण में हम देखते हैं कि चरों की संख्या कितना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। अब ये मत समझिएगा कि यहाँ पर x का वर्ग वाला अलग चर है और यहाँ पर x वाला जो दिया है वो अलग चर है। ये जो चर है वो एक है और इस समीकरण में अधिकतम घात मतलब चर राशि की अधिकतम घात कितना है 2। तब हम इसको कहेंगे एक चर का द्विघात समीकरण। चरों की संख्या 1 और अधिकतम घात कितना है 2, तो इसलिए हम कह देंगे इसको एक चर का द्विघात समीकरण। आपके प्रश्न में भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, जैसे ये समीकरण दे दिया रहेगा और पूछेगा क्या यह एक समीकरण द्विघात समीकरण है, तो आप देखेंगे कि हाँ ये एक द्विघात समीकरण है। और कैसे आ सकता है, जैसे हमको दे दिया सिर्फ 4x धन 8 दे दिया। अब इसमें हम देखते हैं तो इसमें अधिकतम घात चर राशि का अधिकतम घात कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसको हम द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। मान लो हमको क्वेश्चन मिल गया, सिर्फ मिल गया 6x का वर्ग, इस तरीके से क्वेश्चन भी यदि दे दिया गया तो इसको भी हम कहेंगे द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितना है 2। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रश्न में सत्य असत्य या खंड स्थान में दे सकता है, तो आप ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ, जो आप प्रश्नावली 1 जो है ना इसी पर आधारित है पूरा का पूरा कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण वाला है और कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो उसमें का आप पूरा का पूरा क्वेश्चन बना सकते हो। आपको मैं बताता हूँ सीधा प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन। प्रश्नावली 2 में आपको प्रश्न मिलेगा, जैसे कि प्रश्न नंबर 4 से आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ मूल ज्ञात करना। मैं अध्याय 1 में आपको बताया था कि वहां पर हमको मिलता था शून्य। शून्य कब मिलता था, जब दिया गया समीकरण रहता था बहुपद, और बहुपद कब होता था, जब बराबर में हमको 0 नहीं दिया जाता था तब। लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा बहुपद ही, लेकिन उसके बराबर में मिल जाएगा 0, तो उसको हम बहुपद न कह के उसको हम बोलना शुरू कर देते हैं वर्ग समीकरण। वहां पर जब x का मान निकलता था तो उसको हम कहते थे शून्य, और यहाँ पर जब x का मान निकलेगा तो इसको हम कहेंगे मूल। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको मिला है निम्नलिखित वर्ग समीकरण का गुणनखंड करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। तो उसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 10 बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में मिला है 3x का वर्ग ऋण 11x धन 10 बराबर 0। मैं आपको इसमें से सीधा सीधा प्रश्नावली 2 से क्वेश्चन बता देता हूँ। 3x का वर्ग ऋण 11x धन 10, ऋण 11x धन 10 बराबर में 0। ये जो क्वेश्चन है आपको विधि अपनाना है जो हमने पहले मध्य पद को तोड़ने वाला विधि अपनाया था वही वाला। यदि कोई मेरे वीडियो नहीं देखे होंगे तो पुराने वीडियो में जाकर अध्याय 1 का क्वेश्चन देख लेंगे, उसमें डिटेल में बता दिया हूँ। फिर भी यहाँ पर हम शुरू कर देते हैं। हमारा प्रोसेस क्या कहता है कि पहले पद को और अंतिम पद को करना है गुणा। ध्यान समझिएगा, पहले पद और अंतिम पद को करना है गुणा। तो 3 और 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 30x का वर्ग। अब ध्यान ये दीजिएगा कि a प्लस है और a भी प्लस है, तो दोनों का चिन्ह क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस। और जब गुणनफल प्लस में आए, गुणनफल किस में आए प्लस में, तो हमको सोचना है योग। किसके लिए सोचना है योग, बीच के संख्या के लिए। बीच में संख्या मिला हमको 11, तो 11 के लिए हम सोचेंगे योग, 11 के लिए योग सोचेंगे। तो ऐसी दो संख्याओं का योगफल हमको ज्ञात करना है जिसको जोड़ने पर 11 आता है और उनको गुणा करने पर आना चाहिए 30। जैसे मैं एक संख्या सामान्य से सोच लेता हूँ, जैसे 4 और मैं सोचता हूँ 7, इन दोनों को जोड़ने पर 7 और 4 हो जाएगा 11, लेकिन इन दोनों को गुणा करने पर 30 मिलेगा क्या, नहीं मिलने वाला, क्योंकि 7 चौक हो जाएगा 28। तो अब मैं फिर से ऐसे जोड़ा सोचूंगा जिसको जोड़ने पर आएगा 11 और गुणा करने पर आएगा कितना 30। तो मैं ले लेता हूँ मान लो 6 और ले लेता हूँ 5। 6 और 5 जोड़ने पर अब देखते हैं 6 5 हो जाएगा 11 और इन दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा हमारे पास 30। तो ऐसे बहुत सारे जोड़ा मिलेगा जिसका योगफल 11 मिलेगा, लेकिन बहुत सारे जोड़े में से सिर्फ एक ही जोड़ा ऐसा रहेगा जिसको गुणा करने पर कितना आएगा 30। मतलब यही वो जोड़ा रहेगा जिसको जोड़ने पर 11 भी मिलेगा और इसको गुणा करने पर कितना मिलेगा 30। तो हम इसी जोड़े को लेके चलेंगे। फिर हम शुरुआत से शुरू करते हैं। 3x का वर्ग ऋण, अब मैं बोला हूँ कि जो संख्या हमने प्लस के रूप में प्राप्त किया है इसको रखना है कहाँ पर 11 की जगह में, और जब 11 की जगह में रखेंगे तो उसको हम रखेंगे कोष्टक में। तो 6 धन 5 इस तरीके से हम लिख दिए 6 धन 5। एक इसके लिए है सिर्फ और सिर्फ 11 के लिए, और बाहर में क्या बचा हमारे पास x धन
यहाँ पर बचा है 10 बराबर में हो गया 0। अब ये जो मैंने जोड़ा ढूंढा वो सिर्फ रफ कार्य के लिए है, मतलब ये कह सकते हैं कि 11 के लिए हमने जो संख्या ढूंढा ये यदि प्राप्त हो गया तो हमारे पास इसका कोई उपयोग नहीं करना है, सीधा सीधा यहाँ पर लिखने के बाद पुनः वापस हमारे प्रोसेस को शुरू कर देना है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ अभी फिलहाल। अब हम आगे बढ़ते हैं 3x का वर्ग। अब ध्यान दीजिएगा, ऋण चिन्ह का गुणा अंदर होगा, साथ ही साथ x का भी अंदर गुणा होगा। तो ऋण 6 गुणा करेंगे x तो ऋण 6 और साथ में गुणा होगा x का, तो ऋण 6x हो गया। फिर से यहाँ ऋण और यहाँ धन, असमान चिन्हों का गुणा ऋण, समान चिन्हों का गुणा धन, तो ये ऋण और ये धन, ऋण धन का गुणा ऋण, 5 गुना x करेंगे तो 5x, और यहाँ पर पहले से बचे हमारे पास धन में 10 बराबर में 0। अब ध्यान देते हैं, यहाँ पर पदों की संख्या हो गया 4। जब पदों की संख्या 4 हो जाए तो हम दो पद को बना देते हैं जोड़ा। अब इसमें से देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में उपस्थित होता है। तो हम शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पर 3 है और साथ ही देखो हम जब इसको देखते हैं ना तो सीधा सीधा x तो दिखाई दे रहा है, तो हमको समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ पर x कॉमन है, लेकिन यहाँ 3 है। अब ये सोचना है, आपको यह दिमाग लगाना है कि 6 के अंदर में 3 है कि नहीं। तो 6 को हम तोड़ के देखते हो तो 6 कैसे टूटेगा, 3 गुना 2, 3 दूनी 6, मतलब 6 के अंदर में भी कौन है 3। इस तरीके से हमको इसमें से कॉमन संख्या क्या प्राप्त हुआ 3x। अब हमने क्या किया, यहाँ पर से 3x पूरा बाहर निकला था, x के वर्ग मतलब 2 बार गुना, उसमें का 1x बाहर निकला है तो 1x बच जाएगा। ऋण 6 से हमने क्या निकाला था, इसको थोड़ा सा सोचिएगा, 6 को हम लिखते हैं 2 गुना 3, 2 गुना 3 लिखे थे और उसमें का 3 हमने निकाला है बाहर, मतलब यहाँ पर क्या बच गया है 2 और x तो बाहर निकल ही गया है। तो टोटल हमारे पास क्वेश्चन में क्या बचा 3x ऋण 2। अब इसमें से ऐसी संख्या कॉमन निकालना है जिसके निकलने के बाद क्या बचना चाहिए x ऋण 2। तो हम देखते हैं, अब ध्यान दीजिएगा भाई, ये जो बचा है क्वेश्चन में कंफर्म है अगले वाले जोड़े से बचेगा x ऋण 2 ही बचना है। तो इसमें से हमको वही संख्या निकालना जिसके निकलने से क्या बचे x ऋण 2। आप चाहो तो सीधे सीधे पहले से x ऋण 2 लिख सकते हो, लेकिन ये आया कैसे ये आपको मैं बताता हूँ। x निकल गया, x बच गया यहाँ पर से, तो निकला क्या होगा बाहर, मतलब यहाँ से क्या निकला होगा ऋण 5। अब हम ये सोचते हैं कि 10 में से 5 निकला तो क्या बचा 2, 2 कैसे आया, तो इसको हम एक बार अंदर गुणा करके देखते हैं। यदि ये मिल गया तो निकाले गए संख्या क्या रहेगा सही। तो ऋण धन का गुणा ऋण, 5 गुना x करेंगे तो 5x, ऋण ऋण का गुणा धन, 5 गुना 2 करेंगे तो 5 दूनी 10। इस तरीके से अगले क्वेश्चन में क्या बच गया x ऋण 2 और बाहर का निकला x ऋण 5 बराबर में बचा हमारे पास 0। अब जो संख्या 2 बार रहेगा, कौन 2 बार है x ऋण 2, x ऋण 2 बार है, उसको आप लिख दीजिए एक बार। तो x ऋण 2 को हमने लिख दिया एक बार, उसके बाद जो बच गया उसको हम लिखेंगे अगले क्वेश्चन में। तो बचा कौन है हमारे पास 3x और यहाँ पर से ऋण 5, तो ये हो गया ऋण 3x, सॉरी ऋण यहाँ पर से बचा सिर्फ 3x और ऋण 5 बराबर में बचा हमारे पास 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसमें हमने यहाँ तक अध्याय 1 जब पढ़े थे तो यहाँ पर छोड़ दिए थे, यही इसका गुणनखंडन था। लेकिन इसमें जब बराबर में 0 है, वर्ग समीकरण में आपको मूल निकालने के लिए बोला है, तो मूल निकालने का मतलब है x का मान निकालना। तो x का मान निकलेगा कैसे, पहले के बराबर भी लेके चलेंगे 0 और दूसरे क्वेश्चन में है उसके बराबर भी लेके चलेंगे 0। तो हम यहाँ पर से जो x का मान निकालेंगे वही हमारा रहता है मूल। तो ये हो जाएगा x ऋण 2, इसके बराबर भी 0, और 3x ऋण 5 इसके बराबर भी क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से x का मान निकालने के लिए ऋण 2 को पक्षांतरण कर रहे, ऋण 2 पक्षांतरण होगा मतलब चिन्ह बदलेगा, ऋण वाले इधर आकर जाएगा धन। तो x बराबर जो निकला वो क्या हो गया 2। अब यहाँ पर से भी हमको किसका मान निकालना है x का। तो x का मान निकालने के लिए पहले हम किसको पक्षांतरण करेंगे ऋण 5 को। अब ये समझना कि 3 को भी तो पहले पक्षांतरण कर सकते हैं, ऋण 5 को ही क्यों पक्षांतरण कर रहे हैं। तो आप ये समझिएगा पावरफुल ज़्यादा कौन है, गुणा ज़्यादा पावरफुल रहता है कि ऋण। तो हम देखेंगे कि गुणा से संख्या बहुत बड़ी हो जाती है लेकिन ऋण से संख्या छोटा हो जाता है। तो ऋण जो है कम पावरफुल है, तो ये पहले किसी संख्या को छोड़ेगा। कहने का मतलब ऋण को आप पक्षांतरण करना, उसके बाद गुणा को पक्षांतरण करना। तो ऋण गया इधर, तो ऋण से हो जाएगा धन, तो इधर बच जाएगा 3x और इधर बच जाएगा 5। ऋण से धन हो गया। अब x के साथ 3 क्या कर रहा है गुणा, तो गुणा से इधर जाके करेगा ये भाग। तो x बराबर 5/3। तो x का मान हमको क्या क्या मिला, एक तो मिल गया 2 और दूसरा मिल गया 5/3। ये जो हमारा मान मिला है x का, यही रहेगा वर्ग समीकरण का मूल। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा है, चौथा का तीसरा क्वेश्चन है।
अब इसके आधार पर बनने वाले जितने भी क्वेश्चन ऊपर में या आगे और पीछे दिया है, आप करनी वाले क्वेश्चन को मत बनाइएगा, ऐसा पेपर में आने की संभावना बहुत ही कम रहता है। जो क्वेश्चन में करनी नहीं लगा है उन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा, और उसमें से यदि क्वेश्चन ना बने तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्नावली 3 का, प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन नंबर 4 का 10वां, वो आपके एग्जाम में यदि आएगा तो पूरे 6 नंबर के ही आएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको मिला है x धन 1 बटा x ऋण 1। क्वेश्चन नंबर 10 है x धन 1 बटा x ऋण 1 ऋण x ऋण 1 बटा x धन 1 बराबर में 5 बटा 6। ये हमको क्वेश्चन मिला है। अब फिर से हमारा प्रोसेस शुरू कर देते हैं। इसमें भी हमारा टारगेट है मूल ज्ञात करना। मूल ज्ञात करने का मतलब है x का मान निकालना। तो हम शुरू करते हैं, इसका गुना करेंगे इसके साथ, तिरक गुना हो रहा है भाई, बीच में माइनस का चिन्ह है। यदि आधार समान रहता तो हम इसको एक बार लिख देते, लेकिन यहाँ आधार समान नहीं है तो इसको हम करेंगे तिरक गुना। जहाँ पर भी आधार समान ना हो वहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, तिरक गुना करेंगे भाई। तो इसका गुना इसके साथ होगा, इसका गुना इसके साथ होगा, और नीचे वाले का गुना नीचे वाले के साथ होगा। एक बार मैं आपको इधर चिन्ह लगा देता हूँ, इसका गुना नीचे वाले के साथ, इसका गुना ऊपर वाले के साथ, और नीचे वाले का गुना नीचे वाले के साथ। इस तरीके से हम शुरू करते हैं। तो x धन 1 गुना x धन 1 करेंगे तो ये हो जाएगा x धन 1 पूरे का वर्ग। बीच में जो चिन्ह है ऋण है तो ऋण लगाना है, धन रहेगा तो धन लगाना है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया ऋण। अब ये हो जाएगा x ऋण 1 गुना x ऋण 1, x ऋण 1 पूरे का वर्ग। अब नीचे गुना नीचे के साथ करेंगे तो बटा लगा देंगे, तो x ऋण 1 और x धन 1। तो ये हमारा फार्मूला है भाई, a ऋण b a धन b, a ऋण b a धन b, उसका सूत्र होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो ये हो जाएगा a का वर्ग मतलब x का वर्ग, क्योंकि a की जगह है x और b की जगह में कौन है 1, तो ऋण b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग बराबर में 5 बटा 6। यहाँ पर आप जो सूत्र लगाए हो उसको भी लिख सकते हो, a ऋण b और a धन b, इसका मतलब क्या होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। इस तरीके से आप फार्मूला को भी लिख दीजिएगा ताकि सामने वाले को पता भी चले कि हमने यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं a धन b पूरे का वर्ग का फार्मूला क्या होता है, a ऋण b पूरे का वर्ग का फार्मूला क्या होता है। यदि ये याद नहीं रहेगा तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो a धन b पूरे का वर्ग का सूत्र होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, लेकिन a की जगह में है x और b की जगह में है 1। तो जहाँ पर मैं a बोलूंगा वहाँ पर हमको रखना है x, और जहाँ पर मैं b बोलूंगा वहाँ पर क्या रखना है 1। तो a का वर्ग मतलब x का वर्ग धन 2, a की जगह में फिर से रख देना है x धन b की जगह रख देना है a, धन नहीं आएगा 2ab मतलब b की जगह क्या रख देना है हमको 1 धन b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग। a हमने लगा दिया इसके लिए सूत्र। यहाँ पर माइनस है तो अगले वाले को लिख देना है कोष्टक में, क्योंकि माइनस चिन्ह इतना पावर रहता है कि अंदर में जितने भी चिन्ह आएगा उसका चिन्ह बदल जाता है। तो a ऋण b पूरे का वर्ग फार्मूला लगाना है, तो a का वर्ग मतलब x का वर्ग ऋण 2ab, a के जगह में रख रहे हैं x और b के जगह में रख रहे हैं 1 धन b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग। इस तरीके से यहाँ पर भी हमने फार्मूला लगा दिया। बटा में हो जाएगा हमारे पास x का वर्ग, तो x का वर्ग रहा ऋण 1 का वर्ग, 1 का वर्ग मतलब 1 दूनी 2 मत कर देना, वर्ग का मतलब होता है उस संख्या का 2 बार गुणा, मतलब 1 का 2 बार गुणा, 1 का 2 बार गुणा मतलब सिर्फ 1 बराबर में हमको मिल गया है 5 बटा 6। अब हम हल करते हैं, x का वर्ग रहा। अब 2 गुना 1 करेंगे तो 2 1 का 2 और x को हमने लिख दिया x धन 1 का वर्ग हो गया सिर्फ 1। अब इसको ऋण चिन्ह को अंदर गुना करूंगा और हल भी करूंगा, ध्यान दीजिएगा। ऋण धन का गुना ऋण, a हो जाएगा x का वर्ग, ऋण का गुना हो जाएगा धन। अब 2 एकम 2x, तो ऋण का गुना धन हो गया और 2 एकम 2x, और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास धन, ऋण और धन का गुना हो जाएगा ऋण और 1 का वर्ग हो जाएगा 1। बटा में हमको मिला है पहले से x का वर्ग ऋण 1 बराबर में 5 बटा 6। अब हम देखते हैं कौन कौन कट रहा है कौन कौन नहीं कट रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक माइनस है, यहाँ पर एक प्लस है, प्लस माइनस होने के कारण दोनों कट गया। x का वर्ग प्लस है और x का वर्ग माइनस है, तो ये भी प्लस माइनस होने के कारण कट गया। तो हमारे पास कौन बचा, यहाँ पर का बचा है 2 और यहाँ पर का बचा है 2x, 2x और 2x मिला के हो जाएगा 4x
बटा में ये हो जाएगा x का वर्ग ऋण 1 और बराबर में क्या मिला है हमको 5/6। अब इस स्थिति में हमको फिर से करना है तिर्यक गुणा। अब तिर्यक गुणा कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर प्लस माइनस था तो 3 बार हुआ था भाई। देखो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, नीचे का गुणा नीचे के साथ। लेकिन यहाँ पर बराबर वाले में भी हम तिर्यक गुणा करते हैं। चलिए मैं इसको पास में लिख देता हूँ और ज़्यादा समझ में आएगा। 5/6। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ और नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ, नीचे का गुणा नीचे के साथ मत कर देगा। ये तभी होगा जब बीच में कौन सा चिन्ह रहेगा, प्लस या माइनस। प्लस माइनस वाले तिर्यक गुणा में 3 प्रोसेस होता है, लेकिन बराबर वाले में सिर्फ 2 प्रोसेस। इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे। तो आप चाहो तो पहले ऐसे भी गुणा कर सकते हो और ऐसे गुणा कर सकते हो, या तो चाहो तो इसका गुणा ऐसा करके इसके साथ इसका गुणा कर सकते हो। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे गुणा करते हो। खैर अब देखते हैं आगे। 5 का गुणा करेंगे x के वर्ग के साथ, तो ये हो जाएगा 5x का वर्ग। अब 5 का गुणा ऋण 1 के साथ करेंगे तो हो जाएगा ऋण 5 बराबर में हो जाएगा 6 गुणा 4x करेंगे तो 6 चौक 24x। अब वर्ग समीकरण बनाने के लिए आप एक बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि बराबर में होना चाहिए 0। वर्ग समीकरण बन रहा है मतलब उसके बराबर में 0 रहेगा ही रहेगा, और बराबर में 0 लगाना है। और यदि बराबर में 0 नहीं लगा तो हो जाएगा बहुपद। तो हमको यहाँ पर वर्ग समीकरण पढ़ना है, न कि बहुपद। तो 24x प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस, जिससे बराबर में क्या बच जाएगा 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x का वर्ग ऋण, ये देखो 24 प्लस इधर आके हो गया माइनस ऋण 24x ऋण पहले से 5 बचा हुआ है, इसको हमने लिख दिया और बराबर में क्या बच गया 0। इस तरीके से हमको मिल गया वर्ग समीकरण। अब वर्ग समीकरण जब हमको मिला तो इसको बनाने का तो विधि हमको पता है, पहले और अंतिम का गुना। अब इसको मैं टोटल नहीं लिख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। पहले और अंतिम का जब गुना करेंगे तो 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, लेकिन प्लस और माइनस होने के कारण चिन्ह क्या रहेगा माइनस, मतलब गुणनफल किस में आया है माइनस में। तो जब इसका गुणनफल माइनस में आया मतलब 24 के लिए हम सोचेंगे अंतर, और 24 के लिए अंतर हम सोचेंगे तो 25 ऋण 1, 25 में 1 घटाने पर आ जाएगा कितना 24, और 25 गुणा 1 करेंगे तो आ जाएगा 25, मतलब 24 के लिए हमको नया संख्या क्या मिल जाएगा। इसको हम देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पर हमको 5x का वर्ग जो हमने लिख दिया 5x का वर्ग ऋण 24 के लिए मैंने संख्याएं क्या क्या सोचा, ये मैंने सोचा था 25 ऋण 1, और बाहर में क्या बचा पहले से x, और ऋण क्या बचा हमारे पास 5, और बराबर में हो जाएगा 0। अब देखते हैं हम 5x का वर्ग। अब ऋण को मैं अंदर गुणा करूंगा तो ऋण भी अंदर गुणा होगा और साथ ही साथ x भी अंदर गुणा होगा, तो ये हो जाएगा ऋण 25x, और ऋण का गुणा हो जाएगा धन 1 गुणा x करेंगे तो हो जाएगा 1x, और यहाँ पर बचा ऋण 5 बराबर में हो जाएगा 0। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, जब 4 पद मिल जाए तो 2 पद को हम बना देते हैं जोड़ा, और जोड़ा बनाने के बाद उसमें से निकालते हैं संख्याएं बाहर। तो इसमें कम मिल जाएगा कितना 5, और साथ ही साथ कम मिल जाएगा x, तो हमको टोटल मिल जाएगा कॉमन में 5x। अब हमारे पास क्या बचा, इसमें का बचा है x ऋण 25x से निकल गया 5x, मतलब x तो निकल गया है, 25 से निकला 5, तो 5 पंचे 25, तो यहाँ पर भी बचेगा हमारे पास 5, और धन। अब मैं बोला था पहले क्वेश्चन में जो है वही अगले क्वेश्चन में भी मिलना चाहिए, तो अगले क्वेश्चन में हमको मिलना है x ऋण 5, तो मिलेगा कैसे, जब यहाँ से मैं क्या निकालूंगा बाहर धन 1, मैंने निकाल दिया धन 1, और बराबर में क्या है हमारे पास 0। अब देखते हैं यहाँ पर जो संख्या 2 बार है उसको लिखना है एक बार, x ऋण 5 और x ऋण 5, तो x ऋण 5 को हमने लिखा एक बार, और अगले क्वेश्चन में हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर का 5x और धन का 1, तो 5x धन 1 बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ से हमको मान निकालना x का, तो पहले के बराबर भी 0 और दूसरे के बराबर भी 0, मतलब x ऋण 5 के बराबर भी 0 और 5x धन 1 के बराबर भी हो जाएगा 0। तो यहाँ से x का मान निकालने के लिए 5 माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस, तो x बराबर निकल गया 5, और यहाँ पर 5x के साथ एक प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, 5x के साथ एक प्लस इधर आके हो जाएगा क्या माइनस, और x के साथ 5 गुणा कर रहा है तो इधर जाके करेगा भाग, तो x बराबर हो जाएगा ऋण 1/5। इस तरीके से x का मान निकल गया 5 और ऋण 1/5, तो ये भी हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से आप अध्याय 3 का प्रश्नावली 2 के कोई भी क्वेश्चन को बना के देखिएगा, वहां से हमको x का मान प्राप्त करना है जिसको हम कहते हैं मूल, और अध्याय में को हमने बोला था शून्य, मैं आपको अध्याय में भी बताया था। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपना राय जरूर दें। धन्यवाद।